नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की। तो ये जो प्रदान की गई है, ऑप्शन दिए हैं बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बी.डी. सावरकर। तो ये जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा प्रदान की गई है। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है आइए जानते हैं। इसमें जो बताया गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो है जो विद्रोह किसने किया था। तो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने जो विद्रोह कर दिया था। उसके बाद जो है 10 मई को भी मेरठ छावनी में भी विद्रोह हुआ था सैनिकों के साथ, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे सबसे छोटा भारत का पड़ोसी देश पूछा है। ठीक है, यहाँ पे मालदीव दिया है, नेपाल दिया है, बांग्लादेश दिया है, अफगानिस्तान दिया है। तो ये जो है मालदीव सबसे छोटा देश है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है भारत से, तो बांग्लादेश करता है 4096। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं, जो बांग्लादेश है इसने जो है अभी सीमा वार्ता की है। ठीक है, और हॉटलाइन भी भारत और किसके बीच, तो बांग्लादेश के बीच बनी है। तो सीमा वार्ता की है बांग्लादेश ने भारत के बीच। ठीक है, और अभी जो है मालदीव के साथ अभी युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और मालदीव के बीच, एको वेरिन। तो याद रखिएगा, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बोमडीला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया है, नागालैंड दिया है, सिक्किम दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो जब बोमडीला दर्रे की बात आए तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए कुछ दर्रे हैं, महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बात कर लेते हैं। तो बोमडीला है, दीपू है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये दर्रा तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर जो है शिपकिला रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जो और जो है ये भी पूछ लिया जाता है, बाराचला जो दर्रा है वो भी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। जो तिजू दर्रा जो है मणिपुर में है। और नाथुला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नाथुला और जेपला जो है वो कहाँ है, तो सिक्किम में है। और वहीं बात करते हैं काराकोरम, जोजिला, बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है। और पाल घाट जो है सेनकोटा दर्रा जो है केरल में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील में स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक दिया है, केरल दिया है और असम दिया है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्द्रभूमि की बात आई तो आर्द्रभूमि भारत में कितनी हो चुकी है, तो 89 हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपने आर्द्रभूमि वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से चर्चा किया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, नापचा बरबा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश दिया है, नागालैंड दिया है, मिजोरम दिया है, असम दिया है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, नदी द्वीप, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो यहाँ पे देखिए, संविधान सभा की जब बात आई है तो अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो है संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कितने 389 सदस्य थे। ठीक है, इसमें से जो है कितने 292 जो है ब्रिटिश से जो है चुने गए थे। और उसके बाद जो है 93 सदस्य जो थे देसी रियासत से थे। और अगर बात करते हैं यहीं पे, तो यहीं पे जो है
इसमें जो सदस्य थी वो 15 महिलाएं सदस्य थी, ठीक है, 15 महिलाएं सदस्य थी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जब संविधान सभा की ही बात आई है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन होता है 1946 में, ठीक है, और इसकी बैठक जो होती है जुलाई के टाइम पे इसका गठन होता है। बैठक होती है इसके 9 दिसंबर 1940 में पहली बैठक होती है, ठीक है। टोटल अगर पूछ लिया जाए इसकी बैठकें मतलब कितने अधिवेशन हुए तो 12 अधिवेशन हुए, ठीक है। और 12वां जो अंतिम अधिवेशन हुआ मतलब अंतिम बैठक जो हुई है वो हुई है 24 जनवरी और 24 जनवरी 1950 को हुई है, ठीक है। ये जो है अंतिम बैठक हुई और इसके ठीक 2 दिन के बाद 26 जनवरी को इसको जो है लागू कर दिया गया। संविधान लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, ठीक, 1950 को लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए 1950 को इस बार जो है गणतंत्र दिवस समारोह कौन सा मनाया गया, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। और उसके मुख्य अतिथि जो थे प्राबोवो सुबियांटो के थे, जो किसके प्रेसिडेंट थे, तो वो थे इंडोनेशिया के। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इसमें जो है जो 24 जनवरी उसी दिन जो है राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी किसको, तो राष्ट्रीय गान को, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाए, संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को अंगीकृत किया गया। और यहाँ पे एक चीज़ और बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो इतनी चीज़ आपको संविधान सभा के बारे में याद रखनी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ठीक है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य को अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो यहाँ पे बताना है कि जो भी 10वीं अनुसूची के तहत यहाँ पे बताएं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं अयोग्यता से संबंधित जो है अंतिम निर्णय जो होता है वो किसका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष लोकसभा और जो है भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए किसकी बात आई, लोकसभा की बात आई है। तो देखिए यहाँ पे ना बात करते हैं, ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। और जो निर्वाचन आयोग तो ये जो है चुनाव कराता है, इसका तो कार्य ये नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इस समय वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इनका कार्य होता है अंतिम निर्णय यही देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये बात आती है जब भारत के प्रेसिडेंट की, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। और बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 63 में। और बात करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो अनुच्छेद 324 में मिलता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और भाग कितने, 22 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद है, ठीक है। अगर आपने मेरी पॉलिटी वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। अगला प्रश्न दिया है भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है, तो ये अनुच्छेद जो है 324 अभी बता ही चुके हैं। तो ये जो चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी स्थापना भी बात हो गई है। अब इसका जो भी एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जो भी राष्ट्रपति है और जो प्रधानमंत्री है और जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनकी मतदाता सूची कौन तैयार करता है, चुनाव आयोग तैयार करता है। अब चुनाव आयोग की बात आई है तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बनाए गए हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बनाए गए हैं, तो ये जो है ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए, ठीक है। 3 सदस्यीय होता है, ठीक है। और ये जो है इसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में गठित की जाती है, 3 सदस्यीय समिति। तो ये सदस्यता जो होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है समिति गठित की जाती है। और नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, इन्होंने स्थान किसका लिया, तो राजीव कुमार जी का स्थान लिया। उसके बाद जो है
चुनाव आयुक्त दो होते हैं। कौन कौन से चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में अगर बात करते हैं तो चुनाव आयुक्त की अगर बात करते हैं तो ये जो है बनाए गए हैं, ये जो विवेक जोशी, ठीक है, विवेक जोशी बनाए गए, विवेक जोशी। और अगर बात करते हैं जो है सुखवीर सिंह संधू, ये जो है चुनाव आयुक्त हैं दोनों लोग। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्यों के गठन के लिए दिया गया है? तो नए राज्यों के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 9 दिया है, अनुच्छेद 3 दिया है और अनुच्छेद 2 दिया है, अनुच्छेद 1 दिया है। देखिए अगर बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र की उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, भाग 1 में किया गया है, ठीक है, भाग 1 में किया गया है। और अनुच्छेद जो है 1 से जो है 4 संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4 संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए अब तो इसके बीच में ही होगा, तो ये जो है अनुच्छेद 3 संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। जो है अनुच्छेद 3 संबंधित है कि जो भी भारत के नए राज्यों के गठन की बात करता है अनुच्छेद 3 करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि ये सब किसके पास शक्ति होती है? तो ये जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है। संसद को जो है ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो भी किसी भी राज्य में सीमा परिवर्तन कर सकती है, मतलब नाम बदल सकती है, राज्य में सीमा बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ये सब शक्तियाँ किसके पास होती हैं? संसद के पास होती हैं। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी कि संसद के पास ये शक्तियाँ होती हैं सभी, आपको ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न दिया, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे बताना है कि जो अनुच्छेद 21A है इसको जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल किया गया भारतीय संविधान में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो ये 86वां नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 का। इसको जो है मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब फंडामेंटल राइट की बात है तो फंडामेंटल राइट का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है, ठीक है, भाग 3 में मिलता है। अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित? तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो 6 हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो 6 हैं। इसको कहाँ से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये जो फंडामेंटल राइट के बारे में महत्वपूर्ण बन जाता है। मैंने फंडामेंटल राइट के बारे में स्पेशली वीडियो बना रखी है, अगर आपने चैनल पे जाके नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। और इसको एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसको जो है लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला दिया है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। तो यहाँ पे बताना कौन सा था? ग्रामीण बैंक था, विकास बैंक था, आहोड़ बैंक था और प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो ये जो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है, 1975 में हुई थी। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद यूपी में हुई थी, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करते हैं वर्तमान में जो है कितनी बैंक हैं? तो 43 हो गई हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब इसको शॉर्ट में आरबीआई बोला जाता है, ठीक। वाणिज्य बैंकों को किस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं रेपो रेट कहते हैं, ठीक है, रेपो रेट कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तो आरबीआई की बात आई तो आरबीआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आरबीआई के जो 26वें नंबर के गवर्नर बनाए गए, इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा से, ठीक है, संजय मल्होत्रा जी बने और इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया। और पूछ ले जाए आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा आरबीआई के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे बताना बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 1928 दिया, 1948 दिया, 1938 दिया, 1958 दिया। तो 1928 में हुई थी, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए बीसीसीआई के सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव अगर पूछ लिया जाए हाल ही में बनाए गए तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो है देवजीत
शोकिया जी बनाएंगे, ठीक है, देवजीत शोकिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर पूछ लिया जाए अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन बनाएंगे, तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष जो है कौन है, तो रोजर रोजर विनी, ठीक है, रोजर विनी है। अगर पूछ ले सचिव पहले कौन थे, तो आईसीसी के जो अध्यक्ष बनाए गए जे शाह जी, ये पहले सचिव थे बीसीसीआई के, अब जो है अध्यक्ष बना दिए है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बताना सीमा सुरक्षा बल का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे 1 दिसंबर दिया है, 31 अक्टूबर दिया है, 5 मई दिया है और 13 सितंबर दिया है। तो ये जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो है भारतीय तटरक्षक दिवस भी मनाया गया, 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद जो है जितनी भी अभी दिवस हाल ही में मनाए गए हैं उनकी जो है अभी जनवरी से लेकर और मार्च तक जितने भी दिवस मनाए गए वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे कि अभी है जो महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे अभी बात आए जो है 23 जनवरी को क्या मनाया गया, तो पराक्रम दिवस मनाया गया सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। उसके बाद जो है 9 जनवरी को क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। और बात करते हैं 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया है। और जो है फरवरी में जो 2 फरवरी को क्या मनाया गया, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया गया है। और जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। ये जो दिवस हैं महत्वपूर्ण दिवस है और हमेशा एक प्रश्न दिवस से पूछा ही जाता है जीके जीएस में है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो यहाँ पे बताना है 16 महाजनपद जो बताए गए हैं उसमें जो है तक्षशिला किसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे दिया है कौशल दिया है, कुरु दिया है, वज्जी दिया है, गंधार दिया है। तो ये जो थी गंधार की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है कि किस में उल्लेख मिलता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे महाजनपद दिए और राजधानी दी है। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती जो अयोध्या में, ठीक है। कुरु की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में दिल्ली है। बज्जी की अगर बात करते हैं तो विंध्य और मिथिला। गंधार की बात करें तो तक्षशिला, ठीक है, आपको इतनी चीजें याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो यहाँ पे बताना है कि गुजरात में जो है कौन सी झील जो कृत्रिम रूप से बनाई गई थी और किसके शासनकाल में, तो मौर्यों के शासनकाल में बनाई गई थी। तो यहाँ पे पुष्कर दिया है, लोनार दिया है, लोकटक दिया है और सुदर्शन दिया है। तो ये जो है मौर्य के शासनकाल में जो सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है किया गया था, किसने कराया था, तो पुष्यगुप्त ने कराया था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पे बेंगलोर दिया है, मदुरई दिया है, बीदर दिया है और श्रीरंगपट्टनम दिया है। तो ये जो थी श्रीरंगपट्टनम थी, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। यहाँ पे प्रश्न पूछा है नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये जो है 1919 का जो अधिनियम है उसके द्वारा ये तीनों घटनाएं हुई थी। लेकिन अगर बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में होता है, ठीक है, 1905 में होता है। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में
तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे बताना है कि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा की जाती है तीर्थयात्रियों के द्वारा, वो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। लिपू लेख दर्रा जो है वो कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। देखिए प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, लिपू लेख दर्रा भी पूछा जाता है, भी पूछ लेता है लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर दर्रों की बात करें तो जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है, जो श्रीनगर लेह को जोड़ता है। अगर वही बात करते हैं बनियाल दर्रा की, जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और पीर पंजाल ऐसा पूछ लिया जाता है पीर पंजाल दर्रा कहाँ, जम्मू कश्मीर में है, और जो है जम्मू को जो श्रीनगर से जोड़ता है। सिपकला दर्रा अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में, और भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत को तिब्बत से कौन सा, तो सिपकला दर्रा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मनाली से जो है लेह को जोड़ता है। ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ता है। लिपू लेख दर्रा अगर बात करते हैं तो जो उत्तराखंड में स्थित है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है। और जो है बोमडीला दर्रा अगर बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये जो थी भारत सरकार अधिनियम 1858 था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगर आपने पॉलिटी वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये अधिनियम याद होंगे। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिया भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात आई तो मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है, भाग 3 में मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद जो है वो कौन सा संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए कि जो है इसमें स्वीकृति कब मिली थी, तो कराची अधिवेशन में मिली थी। ठीक है, उसके अलावा इसको कहाँ से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपको इतनी चीज याद रखनी है। अब फिर बात आती है राज्य सरकार की, तो भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है राज्य का, और केंद्र का मिलता है भाग 5 में, संघ का जो मिलता है भाग 5 में संघ का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा भाग 5 में। अब यहाँ पे जो है राज्य के नीति सिद्धांत की बात आई है तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 में मिलता है। और अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अगर बात कर लें कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने, तो 6 वर्तमान में, पहले कितने थे 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, किसके 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो किस राज्य का द्विसदनीय विधानमंडल है, तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया, पंजाब दिया, सिक्किम दिया, कर्नाटक दिया। बात करते हैं तो 6 राज्यों में। ठीक है, अब उसमें से 6 राज्य में से कर्नाटक में भी है, उसके बाद यूपी में भी है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र बिहार में भी है, और उसके बाद जो है तेलंगाना में भी है, तेलंगाना, और बात करते हैं आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, ये 6 राज्यों में है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे बताना है तो उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री। तो ये जो है कौन होते हैं, तो ये जो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा।
ठीक है, बी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और तीसरे शासनकाल के 2 मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको इतनी चीज़ भी याद रखनी है। वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे 6(2) दिया है, 12(2) दिया है, 10(1) दिया है और 8(1) दिया है। तो ये जो है 8(1) में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अब संविधान सभा की बात आई तो संविधान सभा का जो है गठन कब होता है? तो 1946 में होता है। इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में होती है। ठीक है, और इसमें सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। और इसकी अंतिम बैठक कब होती है? तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 में होती है। ठीक है, और ठीक 2 दिन के बाद संविधान को लागू कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यहाँ पे बताना है कि भारत सरकार जो है उसका एक अधिकारी ऐसा होता है, वो सदस्य किसी सदन का नहीं होता है। ठीक है, किसी सदन का नहीं होता है, लेकिन वो भी जो ही सदन में जो सदन होते हैं उसमें जो सत्र चलते हैं उसमें भाग ले सकता है। ये अधिकार कौन रखता है? तो यहाँ पे दिया है उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। तो ये जो है भारत का अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी। ठीक है, कौन किसको अधिकार होता है? तो महान्यायवादी का अधिकार होता है। ठीक है, महान्यायवादी को। अब महान्यायवादी का भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 76 में मिलता है। ठीक है, इसको ये अधिकार होता है। अब यहाँ पे संसद की बात आए तो संसद की बात कर लेते हैं। संसद के अगर सदन की बात करते हैं तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसको जो है निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, निम्न सदन, और उसको उच्च सदन बोला जाता है। उसके अलावा बात करते हैं संसद की तो 79 में उल्लेख मिलता है, लोकसभा का 81 में मिलता है उल्लेख, और राज्यसभा का 80 में उल्लेख मिलता है। अगर यहीं पे बात करते हैं कि संसद के अंग कितने हैं, तो अंग 3 हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये अंग भी पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहीं पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दिया चुनाव आयुक्त। ठीक है, 3 सदस्यीय होता है। ठीक है, चुनाव आयुक्त। और यह समिति का गठन जो है किसके अध्यक्षता में किया जाता है? तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में किया जाता है चुनाव जो समिति होती है। अब इसमें और नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है भारत का। अब नए चुनाव आयुक्त बनाए गए, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसकी बात करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए? ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए। और उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार जी का। ठीक है, राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। इसके अलावा जो हैं 2 लोग और कौन है? तो 2 लोग जो हैं, एक तो सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू हैं, और दूसरे जो हैं वो कौन है? तो दूसरे जो हैं विवेक जोशी। विवेक जोशी जो हैं वो इन्हीं के साथ शपथ लिए। ठीक है, तो याद रखिए इन्हीं के साथ बने हैं, जो ज्ञानेश कुमार जी बने उन्हीं के साथ बने हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पे जो है चुनाव आयुक्त के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। कब हुई है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है कौन बने? तो के संजय मूर्ति जी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं। ठीक है, के संजय मूर्ति जी। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो जगदीश धनखड़ जी हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात करते हैं जो जगदीश धनखड़ जी हैं, उसके अलावा यहीं पे जो है जो राज्यसभा होती है उसका जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में मिलता है। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में जारी की गई थी। तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो उसका समय पूछा है, कब स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे 1961 दिया है, 1951 दिया है, 1952 दिया है और 1960 दिया है। तो ये जो थी स्टार्ट हुई थी 1951 में। इसका जो
समय था वो 1951 से 1956 के बीच था। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चल रही थी उसके समय में जो है 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, तो इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताएं। तो यहाँ पे प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया था भारत में? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी दिया है, मदर टेरेसा दिया है, और कविता कृष्णन दिया है, और सरोजिनी नायडू दिया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो है किसको दिया गया था? तो सबसे पहले जो है वो मदर टेरेसा को दिया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा को दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1979 में दिया गया था। और बाद 1970 के बाद जो है 1980 में जो है भारत रत्न ही इनको दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। तो इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग होती है 1901 में। ठीक है, 1901 में, और इसको जो है घोषणा होती है अक्टूबर के टाइम पे। ठीक है, अक्टूबर के टाइम पे। और अगर बात करते हैं वितरित 10 दिसंबर को किए जाते हैं, जब अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि थी उस दिन वितरित किए जाते हैं। और अगर बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार में जो है 338 नाम दर्ज किए गए। करंट का प्रश्न है, अगर पूछ लिया जाए नोबेल शांति पुरस्कार में जो है कितने नाम दर्ज किए गए, मतलब कितने नाम नामित किए गए हैं जो है इस बार दिए जाने के लिए 2025 में। तो ये जो 338 नाम दर्ज किए गए, जिसमें से 244 व्यक्तियों का और 94 जो है संगठन का। कुल मिला के आपको ये पूछे जा सकते हैं कि कितने नाम दर्ज किए गए, मतलब कितने नाम रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, इसलिए और चर्चा में है। आपको इतनी चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। फिर बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो ये भारत की प्रथम महिला जो रही हैं वो राज्यपाल रही हैं, गवर्नर रही हैं। ठीक है, इनका ये प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में, जो पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का 5 जनवरी में, उसमें पूछा गया था। ठीक है, इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी का। इनका जन्म जो है जन्मदिन मनाया जाता है 13 फरवरी को। इन्हीं के जो है जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। अब ये राज्यपाल रही हैं। ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो है अगर पूछ ली जाए प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन है? प्रथम महिला विदेश मंत्री तो सुषमा स्वराज। ठीक है, विदेश मंत्री अगर बात करते थे तो ये सुषमा स्वराज, इनका भी जो है 14 फरवरी में जन्मदिन मनाया जाता है सुषमा स्वराज जी का। ठीक है, और यही प्रथम महिला जो है दिल्ली की सीएम भी रही हैं, सुषमा स्वराज, याद रखिएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाती है, फिर पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है? तो जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति जो रही हैं, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा पाटिल बनी थी। फिर बात करते हैं कि जो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही? तो फातिमा बीवी रही हैं। और पूछ लिया जाए लोकसभा की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष कौन रही हैं? तो मीरा कुमार रही हैं। तो ये जो है प्रथम महिलाएं पूछी जाती हैं तो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यहाँ पे बताना है कि बिरजू महाराज का जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। तो यहाँ पे कथकली दिया है, कथक दिया है, भरतनाट्यम दिया है, मणिपुरी दिया है। तो जब बिरजू महाराज की बात आती है तो आपको ये याद रखना है कि इनका जो है संबंध किससे? कथक से है। ठीक है, कथक से है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इनके बारे में जो भी है। तो यहाँ पे बात करते हैं भरतनाट्यम अगर पूछ लिया जाए किससे संबंध है तो यशोधरा से। ठीक है, अंकिता रत्नम से। और कथक का जो है बिरजू महाराज का ही नाम पूछा जाता है, शंभू महाराज भी, याद रखिएगा। ठीक है, कथकली अगर बात करते हैं तो जो है ये अभी तक नाम पूछा गया है टी.के. नायर की जी का नाम पूछा गया है। और ओडिसी की बात करते हैं तो संजू साहू और अनुराधा शर्मा का नाम याद रखिएगा। मणिपुर की बात करते हैं तो नटवर सिंह और गीतांजलि लाल जी का नाम याद रखिएगा। और बात करते हैं कुचिपुड़ी की तो वेमपति चिन्ना सत्यम और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। और मोहिनीअट्टम की बात करें तो किरण कुमार और रश्मि कुमारी।
शास्त्रीय की अभी कोई उपलब्धता नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई संबंध नहीं बताया गया है। बाकी जो है यहाँ के संबंध पूछे जाते हैं कि किस शास्त्रीय नृत्य से किसका संबंध है। कभी कभी मैचिंग में पूछ लेता है, आर ओ में मैचिंग में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर पूछ लिया जाए भरतनाट्यम जो है कहाँ का है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक पूछ लिया जाए तो केरल का है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। कथकली पूछ लिया जाए तो यूपी का है। ओडिसी पूछ लिया जाए तो उड़ीसा का है, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। और मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है। और शास्त्रीय जो है वो असम का है, ठीक। असम अभी चर्चा में है तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि असम का जो मोइदम स्थल है उसको शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में, तो ये इसलिए असम चर्चा में है। तो आपको असम का याद रखना है। और असम के जो सीएम है उन्होंने जो है असम की दूसरी राजधानी घोषित की है डिब्रूगढ़, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? साक्षरता दर सर्वाधिक किस राज्य में? यहाँ पे केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है और जो है महाराष्ट्र दिया है। तो ये जो है केरल की है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, केरल की है। केरल की कितनी, तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है केरल की 94% है। बाद में मिजोरम की बात करें तो 91.3% है। 88.7% जो है त्रिपुरा की है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पहली जनगणना कब हुई थी, क्योंकि जनगणना से ही प्रश्न पूछा गया है। तो पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फिर रिपन आते हैं। तो सबसे अगर पूछ लिया नियमित रूप से जो है 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी, वो कब से स्टार्ट हुई, तो 1881 से प्रारंभ हुई है। और अगर पूछ रहे हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 में हुई थी, ठीक है। आपको इतनी चीज़ याद रखना है। अभी तक जो सवाल पूछे जाते हैं वो 2011 की जनगणना से पूछे जाते हैं। 2021 में जो जनगणना होनी थी कोरोना के काल में, और ये हो नहीं पाई है। 2027 तक बात चल रही है कि 2027 तक ये जनगणना पूरी हो जाएगी, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय दिया है, स्वामी विवेकानंद दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती दिया है, राजगोपाला चट्टोपाध्याय दिया है। तो यहाँ पे जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पे ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की थी, वेलूर मठ की जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, और आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और बात करते हैं ये जो स्थापना की थी 1875 में आर्य समाज की थी, कहाँ पे, तो मुंबई में, ठीक है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात में होता है, टंकारा में, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बताना उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले बताए गए उसमें जो है कौन सा जिला ऐसा है जो रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बरेली दिया है, वाराणसी दिया है, महोबा दिया है और मथुरा दिया है। तो ये जो है मथुरा है, ठीक है, मथुरा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक वाराणसी आए, करंट का अगर प्रश्न की बात करें कर वाराणसी की, तो वाराणसी में जो है करंट की बात करते हैं तो इसमें जो है क्या स्थापित किया जाएगा, तो डॉल्फिन सफारी जो है स्थापित की जाएगी, ठीक है। हाल ही में अभी घोषणा की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे, तो गंगा नदी में। और ये जो है केथी से, एक गांव है केथी से और जो है ढकवा गांव के बीच जो स्थापित किया जाएगा, ठीक है, डॉल्फिन सफारी। तो इतनी चीज़ें में आपको याद रखना, करंट का प्रश्न है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो यहाँ पे बताना है किसके आदेश पर। तो ये जो है आदेश था जहांगीर का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न दिया है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे बताना भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पे 29 अगस्त दिया है, 14 नवंबर दिया है, 27 जुलाई दिया है और 2 अक्टूबर दिया है।
तो ये जो है मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, उनके उपलक्ष्य में ये जो है मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 14 नवंबर दिया है, इस दिन क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है, ठीक है, बाल दिवस, ठीक है, बाल दिवस। 2 अक्टूबर को जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की और जो है महात्मा गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर में, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? अगर पुराणों की बात करते हैं तो पुराण कितने हैं? तो 18 हैं, ठीक है। और 18 में जो है सबसे प्राचीन जो है मत्स्य पुराण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पे बताना है इसके रचयिता कौन थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिया है, मोहम्मद इकबाल दिया है, महात्मा गांधी दिया है, CR दास दिया है। तो जो है मोहम्मद इकबाल ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इन्होंने जो है गीतांजलि लिखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे दिया है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ दिया है, निशांत बाग जो है जम्मू कश्मीर दिया है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली दिया है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा डी वाला। ये जो है इलाहाबाद में नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है। इसका मकबरा जो है हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अब इसमें बात करते हैं, इसका जो मकबरा है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, विरासत स्थल है, ठीक है। और कब घोषित किया गया था? 1993 में, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में। अब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि विश्व धरोहर सूची में अभी तक कितने स्थल शामिल किए जा चुके हैं? तो 43 स्थल हो चुके हैं। और 43वां स्थल कौन सा था? 43वां स्थल मोइदम था, जो हाल ही में 2024 में शामिल किया गया है। मोइदम कहाँ का स्थल है? तो असम का स्थल है, ठीक है। और ये पूर्व उत्तर भारत का पहला ऐसा स्थल था, ठीक है, मोइदम जो है पूर्व उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है। ये सांस्कृतिक, हालांकि असम के 2 स्थल और शामिल हैं, जो काजीरंगा है, मानस है, वो भी शामिल है, वो लेकिन प्राकृतिक स्थल में शामिल है। ये जो मोइदम सांस्कृतिक स्थल में शामिल किया गया है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। 43वां स्थल है। अभी तक जो है कितने स्थल हो चुके हैं ये भी पूछा जा सकता है, और 43वां स्थल कौन सा शामिल किया गया है तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे बताना चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। राज्य की बात करें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें बताना है किस में स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, राजस्थान दिया है, मध्य प्रदेश दिया है और गुजरात दिया है। तो ये जो है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? तो चंदौली जिले में स्थित है। EPPCS में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, चंदौली जिले में स्थित है ये। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए एक टाइगर रिजर्व भी स्थित है उत्तर प्रदेश में, कौन सा? तो दुधवा, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी स्थित है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश आया है, तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में अगर करंट की चर्चा करें तो करंट में 58 नंबर का जो है टाइगर रिजर्व बना है, कौन सा? तो माधव बना है। और माधव जो बना है वो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, और जो मध्य प्रदेश का है। और अगर पूछ लिया जाए MPPCS में पूछा जा सकता है, तो माधव जो है MP का कौन सा है टाइगर रिजर्व? तो 9वां है। MP का 9वां टाइगर रिजर्व। अगर पूरे देश में बात करते हैं तो 58 नंबर का माधव जो है टाइगर रिजर्व बना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए कोनू राष्ट्रीय उद्यान हुआ, पन्ना हुआ, सतपुड़ा हुआ और कान्हा हुआ, और जो है
ये माधव बन गया टाइगर रिजर्व, तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ये पूछे जरूर जाते हैं। और मध्य प्रदेश इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि मध्य प्रदेश में ही जो है क्या होता है, तो मध्य प्रदेश में जो कोनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए थे उनको अब खुला छोड़ दिया गया है पार्क में, पहले बंद करके रखा जाता था, तो इसलिए भी चर्चा में है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे बताना है अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंध, मतलब किस में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कुल मिला के ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नृत्य दिया है, सिनेमा दिया है, दूरदर्शन दिया है और खेल कूद दिया है। तो ये जो है देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद से संबंधित है। देखिए अर्जुन, आपने जो तीर कमान सुनी होगी उनकी कहानी, तो तीर चलाते थे और तीर वगैरह क्या, तो खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। अगर पूछ रहे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1961 में होती है। अगर करंट की बात करते हैं तो करंट में अभी बात करते हैं जो 17 जनवरी में पुरस्कार वितरित किए गए हैं, तो उसमें 32 पुरस्कार जो है अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, 32 अर्जुन पुरस्कार 2024 में दिए गए हैं। इसके साथ ही जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 2 दिए गए, द्रोणाचार्य 2 पुरस्कार दिए गए हैं। और साथ में बात करते 4 लोगों को जो है खेल रत्न पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, 32 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार की बात आई है। और खेल रत्न पुरस्कार भी पूछे जा सकते हैं। खेल रत्न पुरस्कार जो है मनो भाकर जी को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, और जो है प्रवीण कुमार जी को दिया गया है, और डी गुकेश जी को दिया गया है। 4 लोगों को जो है खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। तो इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसकी शुरुआत पूछी जा सकती है। देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक पूछी जाती है और स्टैटिक से ही करंट बनती है। अब देखिए अगर पूछ लिया जाए अर्जुन पुरस्कार से पूछा जाएगा, 32 लोगों को दिया गया है 2025 में। अब 2025 में तो ये पूछ लिया जाएगा स्टैटिक में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब कब से शुरुआत हुआ है या कितने लोगों को दिया गया है, ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है। अगला यहाँ पे दिया है भारत में भारत कोकिला मतलब नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए ये प्रश्न अभी बात करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये प्रश्न पूछा गया था जो 5 जनवरी में पेपर हुआ था। ठीक है, 5 जनवरी में जो पेपर हुआ था उसमें आप अगर उठा के देखें तो ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा गया था तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता था कि भारत की कोकिला जो है किसको कहा जाता है, भारत कोकिला। तो ये जो है जाना जाता है सरोजनी नायडू जी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। और बात करें ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल मतलब गवर्नर कौन रही है, तो सरोजनी नायडू ही रही हैं। तो इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है, सरोजनी नायडू ही रही हैं। देखिए इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 13 फरवरी 1879 में। कहाँ पे जन्म होता है, तो हैदराबाद में। ठीक है, और इनके जन्मदिन से ही जो है राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो इनका का नाम भारत की पहली महिला गवर्नर रही हैं और भारत कोकिला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की बात आए तो इंदिरा गांधी प्रथम महिला जो है प्राइम मिनिस्टर रही हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर है, साथ में जो है भारत रत्न जीतने वाली जो है, भारत रत्न पाने वाली जो है प्रथम महिला है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे प्रथम 22 प्रेसिडेंट पूछे। देखिए जब भी कोई चीज़ परीक्षाओं में बनती है तो प्रथम से जरूर बनती है, पहला प्रथम। देखिए प्रथम राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम गवर्नर जो भी राज्य के होते हैं। और बात करते हैं प्रथम जो है प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पूछा है प्रथम वाइस प्रेसिडेंट पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए प्रथम राष्ट्रपति तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछ लिया जाए प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है
वाइस प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देता है। अगर पूछ लिया इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो अनुच्छेद 56(2) में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और जब तक की बात करते हैं इसमें 6 मंथ की वैलिडिटी होती है कि मतलब अगर राष्ट्रपति पद खाली है तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो महाभियोग की प्रक्रिया से भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख मिलता है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है वहाँ कहाँ से ली गई, तो यूएसए से ली गई है। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति की बात है तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 में। और उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में मिलता है। और बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन बनाएंगे, तो 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। किसको बनाया गया है, तो ये जो है संजीव खन्ना जी को बनाया गया। ठीक है, संजीव खन्ना जी को बनाए गए, 51 नंबर के बने। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बात पर इनका उल्लेख भारतीय संविधान में तो अनुच्छेद 124 खंड 2 में ये कहा गया कि भारत का जो है एक मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो अनुच्छेद जो है 75 में कहा गया है जो राष्ट्रपति होता है वो नियुक्ति करता है, किसकी करता है, तो प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है। कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यहाँ पे बताना है हैजा जो रोग है वो उससे कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे त्वचा दिया है, आंत दिया है, फेफड़े दिया है और हृदय दिया है। तो ये जो है कौन सा प्रभावित होता है, तो ये जो है आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए सिनकोना दिया है, बरगद दिया है, नीम दिया है और यूकेलिप्टस दिया है। तो ये जो है सिनकोना से प्राप्त की जाती है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, मलेरिया की दवाई इससे बनाई जाती है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली जो है कहाँ स्थित है, ये बताना है। भारत का सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे चेन्नई दिया है, बेंगलुरु दिया है, नोएडा दिया है और मोहाली दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसमें आईटी कंपनी सबसे ज़्यादा स्थित है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो यहाँ पे बताना गोबर गैस में जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है, ये बताना है। तो यहाँ पे मीथेन दिया है, क्लोरीन दिया है, हीलियम दिया है और नाइट्रोजन दिया है। तो गोबर गैस में जो है मीथेन पाई जाती है और कितनी लगभग, तो 75% लगभग पाई जाती है। ठीक है, मीथेन याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो यहाँ पे बताना राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो यहाँ पे 25 वर्ष दिया है, 30 वर्ष दिया है, 31 वर्ष दिया है, 35 वर्ष दिया है। तो ये जो है 30 वर्ष ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला। अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा की तो 25 वर्ष है। ठीक है, लोकसभा की 25 वर्ष है, राज्यसभा की 30 वर्ष है। अब यहाँ पे राज्यसभा की बात है तो ये भी पूछा जाए कि इसका भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में। ठीक है, अनुच्छेद 80 में मिलता है। इसमें टोटल सदस्य जो हैं मैक्सिमम 250 होते हैं और 245 जो हैं निर्वाचित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। इस समय कौन है, जो जगदीश धनखड़ जी जो हैं राज्यसभा के सभापति हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्यसभा कैसा सदन है, तो राज्यसभा जो है उच्च सदन है। कैसा सदन है, तो उच्च सदन है। ठीक है, निम्न सदन कौन सा बोला जाता है, तो निम्न सदन जो है वो लोकसभा को बोला जाता है। लोकसभा को जो है निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए सदन कितने हैं, तो 2 हैं, लोकसभा राज्यसभा। और अगर पूछ लिया जाए जो संसद है, ठीक है, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो संसद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद
79 में मिलता है। ठीक है, इसके दो अंग होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का 80 में मिलता है। और अगर पूछ लिया जाए इसके अंग, तो अंग जो है ये भी शामिल हो जाता है, प्रेसिडेंट भी, और प्रेसिडेंट का उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। तो इतनी चीज़ याद रखिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य जो है 30 वर्ष के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर में निहित होती है। बात करते हैं अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि सलाह, राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक जो है क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगी। और बात करते हैं जो राष्ट्रपति होता है वो नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री, ये उल्लेख अनुच्छेद 75 में मिलता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 में कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और उसकी सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद की भी गठन किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद दोनों याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्रोत नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे आलू दिया है, अनाज दिया है, और दूध दिया है, मुर्गा दिया है। तो मुर्गा नहीं है। ठीक है, मुर्गा नहीं है, बाकी जो है वो सभी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है। तो यहाँ पे बताना कितना होता है। तो यहाँ पे 14 दिया, 8 दिया, 10 दिया, 12 दिया है। तो ये जो है 10 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। देखिए, अगर बात करते हैं 7 से ऊपर जो होगा वो कैसा होगा, तो 7 से जो ऊपर हुआ वो क्षारीय होगा। ठीक है, और बात करते हैं 7 से नीचे जो पीएच मान होगा अम्लीय होगा। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए, बाकी आपको पीएच मान याद करने हैं। अगर जल का पूछ लिया जाए तो 7 होता है, उदासीन होता है इसलिए। अगला प्रश्न दिया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ 8 मई दिया है, 8 अप्रैल दिया है, 8 मार्च दिया है, और 8 जून दिया है। तो ये जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसकी 2025 की थीम, करंट का प्रश्न पूछा जा सकता है। 2025 की थीम है एक्सीलरेट एक्शन। ठीक है, कार्रवाई में तेजी लाना। तो ये इसकी थीम है, 2025 की थीम पूछी जा सकती है, करंट का भी प्रश्न है, और 8 मार्च में मनाया जाता है। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। उसके बाद जो है 2 दिवस और पूछे जा सकते हैं। 2 दिवस कौन से पूछे जा सकते हैं, एक तो दिवस पूछा जा सकता है कि 22 मार्च। तो 22 मार्च को जो हाल ही में मनाया गया है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। और फिर पूछा जाता है 24 मार्च पूछा जा सकता है कि 24 मार्च को, तो 24 मार्च को विश्व जो है टीबी दिवस मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। तो यहाँ पे बताना भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही है, ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया है श्रीमती फातिमा बीबी दिया है, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित दिया है, श्रीमती सुचेता कृपालिनी दिया है, और बात करते हैं श्रीमती दुर्गा बनर्जी दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपालिनी बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ये कहाँ की रही। तो यूपी की सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी थी महिला। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन नहीं है, या भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन नहीं है, तो यही रही थी। अब ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जो है प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही हैं, तो जो है सरोजिनी नायडू रही हैं। वो भी जब भारत जो है जो भारत का उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश संयुक्त था, उस समय जो है राज्यपाल बनी थी। ठीक है, कौन, सरोजिनी नायडू। ऐसे भी पूछा जाता है। फिर बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही हैं, तो फातिमा बीबी रही हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रथम महिला जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन रही है, तो मीरा कुमार रही हैं, ये भी पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि प्रथम महिला जो है विदेश मंत्री कौन रही हैं, तो प्रथम महिलाएं पूछी जाती है। विदेश मंत्री अगर बात करते हैं तो विदेश मंत्री कौन रही हैं, तो सुषमा स्वराज रही हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए सुषमा स्वराज प्रथम महिला जो है क्या रही, विदेश मंत्री रही हैं, और प्रथम महिला दिल्ली की जो है सीएम भी रही हैं। ये चर्चा में नाम आया था। और इनका जो जन्म होता है वो 14 फरवरी में होता है। तो यह भी पूछा जा सकता है विदेश मंत्री कौन रही प्रथम महिला, या दिल्ली की प्रथम महिला जो है सीएम कौन रही, क्योंकि दिल्ली की चौथी महिला जो सीएम बनी वो रेखा गुप्ता जी बनी है। तो एक करंट का प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता है। तो आपको ये प्रथम महिलाएं जो हैं वो याद रखनी है कौन कौन है। और अगर पूछ लिया जाए प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, अगर पूछ लिया जाए प्रथम महिला राष्ट्रपति तो जो है प्रतिभा पाटिल रही थी, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा, एरिया की दृष्टि से। तो यहाँ पे पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है और चौथा दिया है। तो ये जो चौथा है, ठीक है, चौथा है। अगर पूछ लिया जाए पहला कौन सा है तो पहला राजस्थान है, ठीक है। और पूछ लिया जाए दूसरा जो है एमपी है, और तीसरा जो है महाराष्ट्र है, ठीक है। अब अब पूछ लिया जाए कि जो है जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, प्रथम है। इतनी चीज भी याद रखिएगा, ये भी चीज पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण बन जाती है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था। देखिए भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे हर देश का अपना अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। वैसे भारत रत्न जो है वो क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये सबसे पहले किसको दिया गया था। और अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत जो है 1954 में होती है। अब 1954 में ही जो है किसको दिया गया था, तो 1954 में जो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, 1954 में सबसे पहले दिया गया था। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये बात करते हैं प्रथम महिला जो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे पूछी जा सकती है कि मरणोपरांत 1955 में जो है प्रस्ताव पारित होता है, और 1966 में सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए 2000 अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, 2024 तक की अगर स्थिति देखें तो 53 लोगों को। अगर पूछ लिया जाए 2024 में कितने लोगों को दिया गया, क्योंकि 2024 में पूछा जा सकता है, ठीक है। 2024 में जो है 5 लोगों को दिया गया। 2024 की भी बात करते हैं तो 5 लोगों को, कौन कौन से लोगों को, तो बात करते हैं एक तो कर्पूरी ठाकुर जी को, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के हैं, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत दिया गया है। और बात करते हैं जो है लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो है जीवित हैं, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। और फिर बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव। और बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड बन जाता है, ये कभी जो है संसद नहीं गए। और फिर बात करते हैं एक नाम और बन जाता है, कौन सा, तो जो है एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। तो इन लोगों को जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया है, इन लोगों को भारत रत्न 2024 में दिया गया है। इतनी चीज याद रखिएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। पूछ लिया जाए इसकी शुरुआत कब होती, मरणोपरांत कब दिया गया, और बात करते हैं सबसे पहले कब दिया गया, 2024 में कितने लोगों को दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और, प्रथम महिला जो है पूछी जा सकती है किसको भारत रत्न दिया गया। तो भारत रत्न के बारे में इतना आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं भारत रत्न के बारे में, ठीक है। और जो सेकेंडरी माना जाता है भारत रत्न के बाद वो पद्म पुरस्कार है, ठीक है, पद्म पुरस्कार। इस बार जो है 139 पद्म पुरस्कार वितरित किए, जिसमें से 7 जो हैं पद्म विभूषण है, और 19 जो है पद्म भूषण है, और पद्म श्री 113 है। तो आपको इतनी चीजें भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल बताना है। तो ये जो है महात्मा गांधी सेतु है, गंगा नदी पर बना है, ठीक है, हमीरपुर में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा।
ठीक है, गंगा नदी। और पूछ लिया जाए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है और जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। तो यहाँ पे जलवायु जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता, यहाँ पे दिया है वर्षा दिया है, वायु की गति दिया है, वृक्षों की संख्या दिया है, आर्द्रता दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता, बाकी सभी योगदान होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। तो यहाँ पे बताना उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे दिया है 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1977। तो ये जो है 25 नवंबर 1974 में ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं और करंट भी जानी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए, अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।